पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में दिया गया है। सही है गलत है? सही है। दूसरा है यह स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाहित करती है। सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये गलत है, यानी यहां पर आंसर कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए है इसमें आपको कई सारे और भी अधिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिखा हुआ तो एक ही है, प्रेस क्या बोलते हैं, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास? एक तो देखो प्रेस का अधिकार भी इसी आर्टिकल में है, ठीक है, प्रेस का अधिकार वो भी इसी आर्टिकल में है। दूसरा एक अधिकार है आपको, वो है झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार ये भी आपका इसी आर्टिकल में है। झंडा फहराना मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, जैसे पहले क्या था कि आप झंडा नहीं फहरा सकते थे, आप अपने निजी भवन पर, अपने घर पर झंडा नहीं फहरा सकते थे पहले, लेकिन उसके बाद 2003-4 के आसपास एक केस हुआ था, शायद जिंदल मामले के नाम से था। उस मामले में ये किया कोर्ट ने कि देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में झंडा फहराने का अधिकार भी है, यानी हम लोग जब चाहे अपना झंडा फहरा सकते हैं। तो आप अब तिरंगे को कहीं पर भी लगा सकते हैं। पहले बड़े खतरनाक नियम थे तिरंगे के। पहले ऐसे था कि अगर आपने तिरंगा फहराया खास करके 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो शाम होने से पहले पहले उसे उतारना जरूरी था, नहीं तो उस पर फिर FIR हो जाती थी, उस पर केस हो जाता था। लेकिन बाद में इस चीज को लचीला बना दिया गया, तो झंडा फहराने का अधिकार भी इसी आर्टिकल में है। अगला नेक्स्ट, विज्ञापन का अधिकार। विज्ञापन का अधिकार ये क्या है? विज्ञापन का अधिकार, जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐड करती हैं, आप देखते होंगे अखबार में ऐड आ रहा है, आपके उस पर ऐड आ रहा है, तो वो जो ऐड करने का अधिकार है उनका, प्रचार करने का अधिकार है, वो अधिकार उनका एक फंडामेंटल राइट है, विज्ञापन का अधिकार। लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल 19 फर्स्ट ए पर क्या है? युक्ति निर्बंधन है। अब कोई आप कहेंगे सर मान लो वो कोई ऐसा ऐड दे रहे हैं जो ऐड थोड़ा सा गलत है, यानी वो थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है, इस चीज का ऐड है, तो क्या वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अश्लील ऐड कर रहा है तो उससे रीजनेबल इंस्ट्रक्शन लग जाएगा, क्योंकि 19 फर्स्ट के ए पर नैतिकता व सदाचार के आधार पर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए किसी प्रकार का अश्लील ऐड आप सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका विज्ञापन का अधिकार भी जो है वो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में क्या है? एक आपका मौलिक अधिकार है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा एक आर्टिकल है सूचना का अधिकार। अब देखिए वैसे तो सूचना का अधिकार आपको पता है कि आपके संविधान में लिखा हुआ नहीं है। सूचना का अधिकार हालांकि एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो अलग से एक विधिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई सूचना का अधिकार जब होगा तभी हम सूचना ले पाएंगे शासन प्रशासन के बारे में, और जब सूचना ले पाएंगे तभी तो प्रेस कुछ छाप पाएगी, तभी तो हम लोग चर्चा कर पाएंगे राजनीति पे, तभी तो हम अपने को व्यक्त कर पाएंगे। इसलिए सूचना का अधिकार भी जो है वो आपका किस में मान लिया जाता है? 19 फर्स्ट ए में मान लिया जाता है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ये दे सकता है कि सूचना का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में या कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो आपको प्रदान किया गया है, तब इसका आंसर आप लगाएंगे 19 फर्स्ट का ए। समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन ये आ गया निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब उसमें ऑप्शन हो गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हो गया जीने का अधिकार, तीसरा हो गया धर्म को मानने का अधिकार, चौथा हो गया सूचना का अधिकार, तब आपको सूचना के अधिकार को बाहर कर देना है मौलिक अधिकार से। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? रीजन ये लिखे हुए नहीं है आपके आर्टिकल में। कोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार जैसा है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, कोर्ट ने घोषणा कर दी है। तो अगर पूछ ले कौन से आर्टिकल में है मौलिक अधिकारों के, तब तो आप ये वाला लगाना। बात समझ रहे हैं? वैसे सूचना का अधिकार जो आपको दिया गया है वो 2005 के एक्ट के माध्यम से दिया गया है, यानी 2005 का जो एक्ट है उसके माध्यम से आपको
राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे आप कहते हैं, वो आपको दिया गया है। आपके अलग से सिलेबस में है आरटीआई, मैं पढ़ाऊंगा आपको आरटीआई एक्ट अलग से, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के रूप में पूरे भारत में घूमने का अधिकार है कि नहीं? कौन सा आर्टिकल में है? भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार 19 फर्स्ट का डी। यह अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट के डी के अंतर्गत है, सही है। यह अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, सही है गलत है? क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 19 केवल किसके लिए है? नागरिकों के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। यहां पर आंसर क्या होगा? सभी सही है, यानी आंसर इसका होगा डी, यानी इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? पढ़ के बताओ क्या होगा। डी, सबने डी लगाया, ठीक है। भारत के नागरिकों किसी भी पेशे को अपनाने, व्यापार करने या किसी व्यवसाय को चलाने की स्वतंत्रता है, सही है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के तहत दिया गया है, सही है, सही है। राज्य जनता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी आंसर क्या होगा? डी, ये सभी सही है। अगला बताइए, इसका क्या आंसर होगा? ए, बी, सी, डी। ए का मतलब है आप कह रहे हैं कि 1 और 2 सही है, दोनों सही है, ये बता रहे हैं। पहला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, सही है। इसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, ये भी सही है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? यानी इसे ऐसे नहीं छीन सकते। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कानून बनाया जाएगा और तब अगर कुछ कानून बना करके आपका कोई अधिकार आपसे छीना जा सकता है तो छीना जा सकता है, नहीं तो इसे नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला दूसरा भी सही है। अनुच्छेद 21 केवल नागरिकों के लिए है, ये सही है गलत है? गलत है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये है केवल नागरिकों के लिए, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? ए सही होगा। अब आपकी एक्यूरेसी सही आनी शुरू हो जाएगी अगले सब सीटों में। अगले वाले जितने आर्टिकल है मैं आपको एक क्लास में करा दूंगा सब, वो छोटा है। अगले 24, 25, एक तो हो गया 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, 28 वो सब छोटे हैं, उनमें कुछ ऐसा है नहीं। और लास्ट में आपका 29, 30। एक दिन लगेगा मुझे पढ़ाने में आर्टिकल 32, बहुत डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा भी है मौलिक अधिकार पर आपकी लगभग 5-6 क्लासें होंगी, लेकिन वो होंगी दमदार ही, ठीक है। अगला है कथन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं निरंकुश नहीं है। निरंकुश नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब देखो यहां समझो, निरंकुश का मतलब क्या होता है? कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। आप इस नहीं को काट दो पहले, अब पढ़ो। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं निरंकुश हैं, यानी उन पे कोई अंकुश नहीं है, ये गलत हो जा रहा है। इसका मतलब अब दे रखा है निरंकुश नहीं है, यानी मेरी बात का समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि निरंकुश नहीं का मतलब यह हुआ कि आप उन्हें स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब यह है। तो सही बात है, एब्सोल्यूट नहीं है, उनपे निरंकुश लगा हुआ है, तो ये सही है। मतलब अंकुश लगा हुआ है, निरंकुश नहीं अंकुश लगा हुआ है। समझ में आई ये बात? नहीं आई? क्लियर है ना? अगला है, राज्य सुरक्षा, जनशांति, नैतिकता आदि के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जितने भी स्वतंत्रताएं हैं वो आपकी निरंकुश नहीं है, उन पर अंकुश लगाया हुआ है। तो यहां पर आंसर होगा ए। चला बताइए कथन और कारण, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। 6 का सी। सी का मतलब है एक सही है, आर गलत है। पढ़ते हैं, नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने में बसने का अधिकार है, सही है। यह अधिकार विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से दिया गया है, गलत है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 में है और आर्टिकल 19 विदेशियों को नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, 7वां क्या कह रहा है? 7वां कह रहा है, बताइए क्या है आंसर, क्या होगा? दोनों गलत, डी आंसर होगा। देखते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गलत। संविधान का अनुच्छेद 21 विदेशी नागरिकों पर भी लागू नहीं होता, गलत है, होता है, इसलिए यह भी गलत है। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
जैसे आर्टिकल 21 में आपको जीवन का अधिकार है, ध्यान रखना हर एक अधिकार की प्रतिछाया यानी उसकी एक इमेज आपके साथ चलती है। आपको एक अधिकार अपने आप ही मिल जाता है जैसे ही आपको एक मौलिक अधिकार मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि हमें चुप रहने का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में है, क्या चुप रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि नहीं? अगर एग्जाम में आ गया चुप रहने का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार में है या किस आर्टिकल में है, तो क्या लगाओगे? है कि नहीं पहले तो ये बताओ, है चुप रहने का अधिकार कौन से आर्टिकल? आप कहोगे जी 19 फर्स्ट ए में हमें बोलने की आजादी है। तो अपने आप ही जब बोलने की स्वतंत्रता है तो चुप रहने की हो गई कि नहीं हो गई? मेरी मर्जी में जब बोलूं मैं चुप रहूंगा 3 दिन। तो क्या चुप रहने का अधिकार है? हाँ, ध्यान रखना 19 फर्स्ट ए में ले भी लिख लेना, चुप रहने का अधिकार है। और इसलिए अगर राष्ट्रगान कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं गाता, भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत? 19 फर्स्ट ए के तहत। चुप रहने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, मेरी मर्जी में नहीं बोल रहा हूं। बात समझ रहे हो? ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, क्या ना जानने का है कि नहीं? आपकी मर्जी, आप ना जानो। मेरी बात समझिए, हर एक अधिकार के साथ आपको एक दूसरा अधिकार मिल जाता है अपने आप। जैसे मैं कहता हूं आर्टिकल 25 के तहत आपको धर्म को, किसी धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन भैया आपको किसी धर्म को ना मानने का अधिकार भी तो हो गया। फिर मेरी मर्जी में किसी धर्म को ना मानो, लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 21 में आपको जीने का अधिकार है। तो क्या आर्टिकल 21 में आपको मरने का अधिकार भी है या नहीं है? नहीं है। तो एक ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 21, ध्यान रखिएगा, जो आपको अधिकार तो देता है लेकिन उसका जो एक सब राइट है जो अपने आप मिल जाता है वो आपको नहीं देता। कोई कहे कि जीने का अधिकार है, मेरी मर्जी, मैं नहीं जी रहा, मैं तो मरूंगा। नहीं, मरने का अधिकार भारत में आपका अधिकार नहीं है। आप पर क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, आप मर भी नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि मृत्यु 2 प्रकार की होती है, इस पे बात हम करेंगे। एक ऐच्छिक मृत्यु होती है, ठीक है, सुना है नहीं? यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके यूपीएसआई में, एक्टिव यूथनेसिया क्या है और पैसिव यूथनेसिया क्या है। डिस्कस करेंगे, अभी तो यार शुरुआत है अभी तो ये वाले दोनों गलत हो गए। अगला देखिए 8वें का क्या आ रहा है? ए आ रहा है सबका। पहला क्या है? किसी भी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सही बात है। संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोधात्मक हिरासत से संबंधित प्रावधान करता है। सही बात है ना? ठीक है। अच्छा, निरोधात्मक हिरासत मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकती है? मैक्सिमम 12 माह, साधारण अवस्थिति में 3 माह, फिर उसे बढ़ाया जा सकता है 12 माह तक। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगला बताइए 9वां, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को ही स्वतंत्रता प्रदान करता है। सही बात है, 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। दूसरा, विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हाँ, नहीं है। अगला है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अगले का बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हाँ, ए यानी पहला और दूसरा सही है। मैं सीधा तीसरा पढ़ लेता हूं। इस अधिकार के अंतर्गत किसी को भी शस्त्र लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति है। ये किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है 19 फर्स्ट बी के बारे में। 19 फर्स्ट बी आपको क्या देता है? शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक, नैतिक और सुरक्षा के आधार पर सीमित किया जा सकता है, करा जा सकता है। बिल्कुल, यह आंसर क्या होगा? ए होगा। इन क्वेश्चनों की वजह से तो यूपीएससी को लोग अभी तक टफ मानते थे। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उनका ये लेवल आता है। इस लेवल की वजह से लोग यूपीएससी प्री इतना टफ मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ता है वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, लेकिन सब गेम समय का है और पढ़ने का है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी संघ और संगठन बनाने का अधिकार देता है। सही है, गलत? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में प्राप्त होता है। इस अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लगाया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका? पहला और दूसरा।
अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी और 19 फर्स्ट ई नागरिकों को भारत के भीतर स्वतंत्र आगमन और निवास का अधिकार देता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सैन्य क्षेत्रों में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यह अधिकार विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से दिया गया है, नहीं दिया गया। आर्टिकल 19 है, नहीं दिया गया, तो ये गलत हो गया। आंसर कौन सा सही होगा? पहला व दूसरा, यानी 1 और 2 सही होगा। अगला देखिए 13वां। अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय व व्यापार में पेशा अपनाने का अधिकार देता है, सही है। राज्य सार्वजनिक हित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, सही है। अगला है राज्य द्वारा कुछ व्यवसाय केवल सरकारी एकाधिकार के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, यानी आंसर क्या होगा? सभी सही है। 14वें का बताइए क्या आंसर होगा? ये आंसर बताओ, ये क्वेश्चन तब मैं मानूं भाई साहब तुमने पढ़ रखा है। ए, और कोई ऑप्शन? सबका ए आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या है। पहला है अनुच्छेद 19(2) बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निबंधन की अनुमति देता है। इस प्रतिबंध का आधार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टा नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध हेतु उकसाना शामिल है। यहां से उठेगा क्वेश्चन, आया हुआ है अभी पीछे किसी एग्जाम में, और बहुत नॉर्मल एग्जाम था, बहुत नॉर्मल एग्जाम था, वो आया हुआ था। देखो मौलिक अधिकार से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, मैक्सिमम 2। ये बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है 2-1 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 हो गए तो हो गए, और अगर एक भी गलत हो गया तो हमारी ये पढ़ाई गलत हो गई। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो, हल्का आए या भारी आए, ये आपकी इच्छा है। जिस व्यक्ति के मन में ये आ रहा है कि पेपर ढंग का आना चाहिए, यानी भारी आना चाहिए, इसका मतलब है उसकी तैयारी है। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट अगला, वाक स्वतंत्रता पर केवल संसद प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। ये गलत है या सही है? ध्यान रखना, मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया था, विधानमंडल भी लगा सकती है। अगर आप समझिए आर्टिकल 19 के तहत आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो विधानमंडल उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट अगला है शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने का अधिकार पर भी अनुच्छेद 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह प्रतिबंध केवल भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाया जा सकता है। अब देखो ये यहाँ पे लिखा है, यह प्रतिबंध केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक, आप देखें तो ये भी टेक्निकली सही है। आप एक बार इसके रीजनेबल इंस्ट्रक्शन पढ़िए, जो युक्ति युक्त निबंधन है, आप एक बार उसको एक बार आप पढ़िए, उसका मतलब जानिए आप क्या है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, आर्टिकल 19(3) ये है ना प्रतिबंध, यही तो है, ठीक है। यानी ये क्या है? शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 फर्स्ट का बी, और इसका रीजनेबल इंस्ट्रक्शन किसमें है? 19(3) में है। तो पहला लिखा हुआ है सार्वजनिक व्यवस्था, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? राज्य की सुरक्षा। तो यार राज्य की सुरक्षा जो है वो आप समझिए उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसका जो मतलब है वो अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में देखोगे लिखा हुआ तो वो सेम ही रहेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 15। हाँ, तो ये दे रखा है भारत की संप्रभुता और अखंडता। तो यहां पर ये मतलब जो है वो एक सुरक्षा ही तो है, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मेरी बात समझिएगा। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था को हित में लगाया जा सकता है। तो यहां पर इसका जो तात्पर्य दे रखा है ना, वो राज्य की सुरक्षा से ही दे रखा है। अच्छा, देश में दंगे हो जाएं, सरकार की संप्रभुता चली जाए, देश बट जाए, तो राज्य की सुरक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को आप यहां पर क्या मान लीजिए? सही मान लीजिए। हाँ, अगला है यह अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये वाला। तो आंसर क्या होगा? पहला और वैसे भी आपको देखो ऑप्शन में ऐसा बन ही नहीं रहा था ना, पहला और दूसरा ही बन रहा था, स्टेटमेंट ही नहीं बने हो, इसलिए उसको आपको सही मान लिया। अगला देखिए 16वां, इसका आंसर बताइए। बी बन रहा है।
पहला है संघ और संगठन बनाने का अधिकार 19 फर्स्ट सी में है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इसी के तहत आप बना पाते हैं आपका जो सहकारी समितियां होती है। आपने सुना है सहकारी समिति, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी यार किसी एग्जाम में कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकार है। तो सहकारी समिति मतलब कोई कमेटी आप बना पा रहे हो, वो भी किसमें है आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट के सी में। चाहे कमेटी बना रहे हो, कोई सहकारी समिति बना रहे हो, कोई एनजीओ बना रहे हो, और आपसे क्वेश्चन आ जाए मान लो कि एनजीओ बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार है, किसके तहत लगाओगे 19 फर्स्ट का सी। संघ, यूनियन, समिति, एनजीओ, कोई भी कमेटी बनाने का अधिकार किसमें है 19 फर्स्ट के सी में है। अगला देखिए, इस पर अनुच्छेद 19(4) के तहत प्रतिबंध संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाया गया है। मतलब वही है यहाँ पर, सही है। राजनीतिक दल बनाने पर भी यही प्रतिबंध लागू होता है, सही बात है, क्योंकि राजनीतिक आप बना सकते हो तो बिल्कुल, अगर आपके दल बनाने से देश की संप्रभुता, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है तो वो आपका अधिकार नहीं रहेगा। तो इसलिए ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये कैसे बता रहे थे तुम, बी कैसे बता रहे थे? हाँ 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 डी होगा भाई इसका, जल्दी नहीं चलेगी, अब तो आराम से करो। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा। बी यानी पहला और दूसरा सही है। अनुच्छेद 19(5) के तहत नागरिकों को भारत में घूमने और बसने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सही है। 19 फर्स्ट डी में है और अधिक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(5) में है। ये प्रतिबंध अनुसूचित जनजाति के हितों और सैन्य क्षेत्रों के लिए लगाए जा सकते हैं। इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, गलत है। आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, सही है आपका बी आंसर। अगला है व्यवसाय, व्यापार और पेशा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के तहत है, सही है। अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगा सके। राज्य कुछ व्यवसाय केवल अपने एक अधिकार में रख सकता है, आंसर क्या होगा 19 डी, सॉरी डी होगा इसका। अगला 19वां देखिए, इसका बताइए क्या होगा, डी, बी, दोनों गलत हैं। अच्छा आप दोनों गलत। पहला, वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण स्वतंत्रता है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, गलत हो गया। 19(2) के तहत केवल संसद को ही वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, केवल संसद को है क्या, राज्य विधानमंडल भी लगा सकती है। तो यहां पर क्या होगा, ये होगा दोनों गलत। बस समझ जाओ, आप में अगर ऑप्शन गलत करने की क्षमता आ गई वो बहुत बड़ी चीज है। लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाते हैं, आप कहो जी ऑप्शन ही खुद बना देंगे। 20वां देखिए, प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, सही है गलत है, सही है। कारण अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक हित में व्यवसाय पर प्रतिबंध या राज्य एकाधिकार लागू कर सके, तो यह भी सही है, ठीक है। कोई व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, और ये दे रखा है। इसका आंसर बी होगा। किसने भी सोचा है इसका, मैं पढ़ता हूं एक बार। प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हाँ ये स्टेटमेंट आप देखिए, कोई भी व्यापार व्यवसाय या, लेकिन मैं बताऊं आपको, ये आप इसमें समझिए, जो आपको अधिकार दिया हुआ है ना, वो अधिकार तो ऐसे ही लिखा गया है, नीचे उस पर प्रतिबंध लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, हाँ स्वतंत्रता है कोई भी व्यापार करने की, लेकिन प्रतिबंध क्या है वो अलग से लिखा गया है। तो मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट ये सही है। अगर मैं आपसे कहूं क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप कहोगे हाँ, लेकिन इनको छोड़कर, ठीक है, तो इसलिए सही है। लेकिन इसका बी क्या होगा पता है, आप इसे पढ़िए, अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक हित में व्यवसाय पर प्रतिबंध या राज्य का एकाधिकार लागू कर सकता है। तो कायदे में यहां पर फिर ये होना चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक को भारत में
पूरी तरीके से व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। यानी ये वाला अगर देता तब हम उसको प्रॉपर तरीके से सही मान लेते। आप ये देखिए ना, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। एक और कह रहा है पूर्ण स्वतंत्रता है, दूसरी ओर वो कह रहा है जी प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोनों विरोधी है ना, पर कभी भी कथन और कारण विरोधी नहीं होने चाहिए। कारण जो है वो उसका परिणाम कथन होना चाहिए। इसलिए तो इसको है ना, कई बच्चे इसको सोच रहे होंगे सर इसको गलत मान ले हम पहले वाले को, लेकिन आप समझिए अगर आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 19 फर्स्ट का जी है, आप एक बार उसको पढ़ के देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भारत के नागरिक को भारत में कोई भी व्यवसाय धंधा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन नीचे लिखा गया है 19(6) में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है। ये नेक्स्ट 21वें का बताइए क्या है। बी का मतलब है 2 और 3 सही है, यानी पहला गलत है। अनुच्छेद 20 केवल नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है, विदेशी नागरिकों को नहीं, गलत है। अनुच्छेद 20 केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है, सही है गलत है? सही है भाई साहब, केवल आपराधिक में लागू होता है, सिविल मामलों में, नागरिक मामलों में लागू नहीं होता। अनुच्छेद 20 में प्रदत्त अधिकार पूर्ण एब्सोल्यूट है, इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, सही है। 20 एब्सोल्यूट है, इसे आप आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 और 3, 2 और 3 सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, किसी अपराध के लिए उस समय लागू कानून से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, सही बात है। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के विरुद्ध संरक्षण कहा जाता है, सही है। नेक्स्ट, यह प्रावधान नागरिक मामले पर भी लागू होता है, नहीं होता है। यानी आंसर क्या होगा यहां पर, पहला और। नागरिक मामलों को तो पहले से लागू किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों को आप पहले से लागू नहीं कर। समझ में आया नहीं है? आ गया ना जो कल मैंने समझाया था। जैसे मान लो समान नागरिक संहिता में कोई कानून आया, या मतलब विवाह के संबंधी कोई कानून आया है, तो वहां पर उस कानून को वो ऐसे कह सकते हैं कि भैया 2000 के बाद जिसकी शादी हुई हो उसे ये करवाना पड़ेगा, उसे वो करवाना पड़ेगा, लागू कर सकते हो आप। लेकिन आपराधिक कानून को आप नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि चूहे मारने पर 5 साल की सजा होगी और ये कानून 2010 से लागू होगा, इसका मतलब 2010 के बाद जिसने भी ये काम करा होगा उसे दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। वो आज से ही लागू होगा आगे के लिए। समझ में आई बात नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखिएगा 23वां। अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, सही है। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, इसे डबल जियोपार्डी कहा जाता है, सही है। अगला, यह सिद्धांत नागरिक और प्रशासनिक कार्यवाही पर भी समान रूप से लागू होता है, सही है गलत है? नहीं है। कितने लोगों ने इसका आंसर ये लगाया 1 और 2? तो आपने इसको कैसे गलत किया? तीसरे वाले को गलत कैसे किया? हाँ, मैं बताता हूं, इसको थोड़ा समझाता हूं। यह है नागरिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों के समान लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी विभाग में कोई क्राइम कर दिया, क्राइम मान लो उसने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, पुलिस वाले ने बदतमीजी कर दी। अब इस पर पुलिस विभाग के जो मेन एसएसपी है उसने क्या करा, उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया। ये एक तरीके का दंडी तो है सस्पेंड करना। अब ये दंड हो गया। अब ये मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने कहा कि भैया इस मामले पे तुम पर ये आरोप लगेगा, तुम्हें 6 महीने जेल में जाना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति ये कहते सर आर्टिकल 20(2) के तहत आप मुझे दोहरा दंड नहीं दे सकते, मुझे दंड दे चुके हैं मेरे एसएसपी साहब, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है, या मुझसे ये करवा लिया, या मुझसे सॉरी बुलवा दिया, या मुझसे ये काम करवा दिया है, इसलिए अब मुझे आप दोहरा दंड नहीं दे सकते क्योंकि उसकी सजा मैंने काट ली। तो जज कहेगा देख भाई ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 20(2) है वो प्रशासनिक या नागरिक कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। नागरिक कार्रवाई से क्या है, मान लो एक व्यक्ति ने बाजार में खड़े होकर के किसी महिला को छेड़ दिया, 10 लोगों ने मार फेर दी। अब जज के पास मामला गया, जज ने कहा भैया 6 महीने की सजा। वो कहे जी देखो
काम हुआ था, कृत्य हुआ था, दंड मिल गया। अब दोहरा दंड क्यों? आप 6 महीने क्यों भेज रहे हो? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नागरिक या प्रशासन ने कोई कार्रवाई करी है उसे नहीं माना जाएगा दंड। दंड तो मेन माना जाएगा किसका? न्यायालय का। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका कैसा है? गलत है। समझ में आई बात या नहीं? इसलिए लोग पीट पाट के एक तो दंड देते हैं ये, और बाकी फिर उसे देते हैं पुलिस के हवाले, फिर वो आगे का उसका। तो ये दोहरा दंड नहीं माना जाता, ये गलत है। आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशंस कहा जाता है, सही है। या से संरक्षण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, आत्मगवाही पर रोक है। यह अधिकार केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जो औपचारिक रूप से अभियुक्त घोषित किए जा चुके हैं, सही है। ये अधिकार उनको मिलता है जो औपचारिक रूप से अभियुक्त घोषित किए जा चुके हैं, जो औपचारिक रूप से। पुलिस प्रशासन के मामले में जो रियल में औपचारिक हैं, ये उनके लिए है। अब मान लो, एक एग्जांपल देता हूं। अब मान लो कि रोड पे किसी ने कोई चोरी कर दी, बात समझ रहे हैं, और लोगों ने देखा है जिसने भी चोरी करी यहां पर है। अब यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसे पकड़ लिया या उसको, तो भैया वो अब तो यहां वार्ता कर सकता है ना। वो पब्लिक से ये कहेगा कि भैया आर्टिकल 20(3) या वो सॉरी आर्टिकल 22 में दिया हुआ है कि सॉरी आर्टिकल 20(3) में दिया हुआ है कि आप मुझे मेरे प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो मामला अभी औपचारिक नहीं हुआ, वो मामला तो अभी व्यवहारिक है, लोगों के बीच है, वहां पर लागू नहीं हो। ये लागू तब होगा जब पुलिस में FIR हो चुकी है, मामला अब हो चुका है रियल में औपचारिक, और मामला अब जा चुका है कोर्ट में, और तब आपका ये अधिकार आपको मिलना शुरू होगा। तो यहां पर यही बात हो रही है कि यह अधिकार केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जो औपचारिक रूप से अभियुक्त घोषित किए जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एक तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। आंसर होगा डी। कितने लोगों ने इसका डी लगाया था? डी, ठीक है। मतलब पढ़ने के बाद स्थिति ये चल रही है। अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त अधिकार मूल अधिकारों में आते हैं, सही है। इन अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता। यहां पर मैं आपको 2 आर्टिकल समझाऊंगा, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। देखो, इसके कारण से निलंबन होता है आर्टिकल 19 का। जब ये लागू होगा ना, आर्टिकल 19 खत्म तुम्हारा, और जब ये लागू होगा तो अन्य निलंबित हो जाएंगे। लेकिन इन अन्य में 20 और 21 नहीं होंगे। मेरी बात को समझना। जब आपातकाल की घोषणा कितने आधारों पे होती है? 3 आधार पे होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण। और एक आधार और है, वो है सशस्त्र विद्रोह, जिसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। एक है आपका सशस्त्र विद्रोह। अब यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत घोषित होता है? जल्दी बताओ। 352 के तहत ही होता है। 3 आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक तो आपका किसी देश से युद्ध चले, दूसरा कोई दूसरा देश आप पर आक्रमण कर दे, और तीसरा आपके देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। जैसे अभी नेपाल में जो हुआ है वो सशस्त्र विद्रोह है। अगर ये हमारे देश में हो गया तो यहां पर आपातकाल लगा दिया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार आपसे छिन जाएंगे, फंडामेंटल राइट। अब समझिए मामला क्या है। अगर इस आधार पे या इस आधार पे आपातकाल लगा है तो लगते ही आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा।
यानी आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? आर्टिकल 19 खत्म। और साथ में अब हमें ये वाले अधिकार भी खत्म करने हैं, तो साथ में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब इसको लागू करेंगे और कहेंगे कि भैया अब इसके तहत कौन कौन से खत्म हो रहे हैं। 20-21 को छोड़ के वो सब बाकी भी खत्म कर सकते हैं या उनमें से आधे खत्म कर सकते हैं, जो मर्जी वो खत्म कर सकते हैं। ये दोनों लागू हो जाते हैं जब आर्टिकल 300 जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय कभी देश में आपके आपातकाल लगता है। लेकिन मान लो आपके देश में आपातकाल लगता है इस आधार पर, जो कि आज तक नहीं लगा, सशस्त्र विद्रोह, जैसे लोग निकल गए हथियार लेकर रोडों पर, नेपाल में हो रहा है अभी, वहां के प्रधानमंत्री भाग गए, ऐसा हो जाए और सरकार आपातकाल घोषित कर दे, तो वहां पर ये वाला लागू नहीं होगा। यानी आर्टिकल 19 आपसे नहीं छीना जाएगा, क्योंकि देश का मामला है, मीडिया को चला, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, ये रहना जरूरी है, तभी तो लोग अपनी बात रख पाएंगे। अब यही वाला दाब दिया उनका तो वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आर्टिकल 19 सशस्त्र विद्रोह के मामले में लागू आपका निलंबित नहीं होगा, यानी 358 लागू नहीं होगा। आप कहेंगे सर 359 हो सकता है, हाँ, यानी 359 इन दोनों के मामले में भी लागू होगा इसके साथ। लेकिन जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होगा तब ये अकेला लागू होगा। आपके पैट में 3 दिन पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, क्वेश्चन ये था, बाह्य व आंतरिक मामले में जब आपातकाल की घोषणा होती है तो कौन सा आर्टिकल लागू रहता है। आंसर दोनों थे उसमें, ऑप्शन है 358 भी और 359 भी। बताओ क्या होता है इसका आंसर? 359 होता। कितनों ने 359 लगाया था उसका? हाथ उठाओ। 359 था, लगाया था 359, 359 था। अब सोचो वो इतना पैट में इतना अंदर चला गया, जहां पर आप सोचिए कि वो क्या पूछ रहा है। इतना अंदर जाके कोई पढ़ता थोड़ी है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो पैट में चला गया। यूपीएसआई में क्या होगा बताओ? हल्का आ गया तो बढ़िया है, चलो फिर तो मान लो, फिर तो मुश्किल हो गया सिलेक्शन। अगर पेपर हल्का आ गया तो फिर तो कहानी गई भाई साहब। हमेशा ध्यान रखना, टफ पेपर पढ़ने वाले के लिए बड़ा अनुकूल रहता है, हल्का पेपर दिक्कत करता है। टफ आएगा पेपर तो सिलेक्टेड लोग ही उन क्वेश्चन को हिला पाएंगे। लेकिन पेपर में आ गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा किस आर्टिकल में, ये सब कर देंगे यार भैया। 10 लाख में से 6 लाख कर देंगे इसे। लेकिन क्वेश्चन मान लो ये आ गया तो इसे करने वाले 1,000 होंगे, और वो होंगे वो जिन्होंने चीजें पढ़ रखी। तो खैर इसका मुझे बताओ क्या होता। अनुच्छेद 20 पर ये हो गया, इन अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल में भी नहीं किया जाता। सही बात है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। गलत है, यानी आंसर क्या होगा? ए, पहला और दूसरा सही है। क्लियर? ये मैं आगे करा दूंगा आपको 358, 359, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखना। अनुच्छेद 20(2) एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित करने से रोकता है। इसे डबल जियोपार्डी कहा जाता है। सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विदेशी अगला है, अनुच्छेद 20 में प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। गलत है। विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 20 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह भी गलत है। आंसर क्या होगा? दोनों गलत होगा, दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा दोनों गलत। अगला बताइए 28 का क्या होगा? अनुच्छेद 20 में दिए गए अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाते। सही है। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20-21 के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 359 के तहत हम नहीं कर सकते निलंबन, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 में दिए गए अधिकार आपातकाल के समय में निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, यही तो है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का संरक्षण किन्हें प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को, केवल विदेशी नागरिकों को, भारतीय और विदेशी नागरिकों को?
किसको है? भारतीय और दोनों को है भाई। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस मामले के व्याख्या के रूप में सामने आया? बताइए। स्टाल लगा तो 3 इस पे। केस कौन सा है? मेनका गांधी मामला। मैंने कहानी बताई थी ना कल तुम्हें। यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो है ही है, साथ में राज्य को इस आर्टिकल के संबंध में ये देखना चाहिए कि राज्य जो कदम उठा रहा है वो न्याय संगत है कि नहीं है। यानी इस अधिकार के लिए थोड़ा सा सरकार को न्याय संगत होना पड़ेगा कि कौन कौन से अधिकार उनके जीवन के लिए जरूरी हैं, तो इस आधार पर फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मेनका गांधी। इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 किन किन अधिकारों को समाहित करता है? गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21A में वो भी है। ठीक है, शिक्षा नहीं होगी तो आदमी की जॉब नहीं लगेगी तो क्या फायदा, तो क्या ही जिएगा फिर। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, स्टार लगा देना, पूछ सकता है एग्जाम में। के निर्णय के अनुसार 21 की परिभाषा का विस्तार किया गया। कई सारे अधिकार शामिल किए गए थे आर्टिकल 21 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ न्यायपूर्ण, उचित और उचित विधि होना चाहिए। इस निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 का दायरा और सीमित हो गया। कैसा हुआ है? 21 व्यापक हो गया, सीमित थोड़ी हुआ है, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी पहला और दूसरा सही है। अगला बताइए 34वां। अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। सही बात है, 20 के भी नहीं होते, 21 के भी नहीं होते, तो ये बात तो सही है। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20-21 को निलंबित करने की अनुमति, यानी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। अगला देखिए कथन एक क्या है? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, राइट टू प्राइवेसी। यह है के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। स्टार लगा दो, सही है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। ये मामला ध्यान रखना, ये पूछा गया था 2018-19 में। 21 मामले में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत घोषित किया गया है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, पुट्टुस्वामी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। और आपको पता है, आपको अलग से एक टॉपिक दे रखा है, प्रमुख महत्वपूर्ण केस। आप अपने उसमें पढ़ना, यूपीएससी के सिलेबस में मेन केस, तो आप यहीं पर ये निपटाते चलिए। केशवनंद भारती केस हो गया, एक मैंने आपको मेनका गांधी केस बता दिया, मेन डिस्कस कर रहा हूं ना, गोलकनाथ केस हो गया, शंकरी केस हो गया, सज्जन सिंह केस हो गया, वो सब मुझे इजी पड़ेगा अलग से पढ़ाना आपको। तो ये दोनों सही है भाई साहब, ध्यान रखना। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी एवं निरोधात्मक हिरासत से संबंधित है। गिरफ्तारी की स्थिति में किसी व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? 24। लेकिन ध्यान रखना, इसमें छुट्टी का दिन और आने और ले जाने का समय शामिल नहीं होता। जब पुलिस गई पकड़ने के लिए किसी को, फिर पकड़ने के बाद लेके आई, आने जाने का समय शामिल नहीं होता। उसके बाद तो आने जाने का समय और छुट्टी का समय ऐड नहीं होता। जैसे मान लो संडे आ गया, तो अब 24 घंटे हैं, तो संडे काउंट नहीं होगा। इसलिए जो गिरफ्तारी शनिवार को होती है ना, उनकी जो वो होती है जमानत, वो सोमवार को होती है। इसलिए शनिवार को लोग थोड़े से शांत रहते हैं, उन्हें पता है इस दिन अगर पुलिस उठा के ले जाएगी तो जमानत भी जो है सोमवार को होगी। शनिवार आपको कहाँ रखा जाएगा? उसमें कोतवाली में रखेंगे बैठा करके, डाल के साइड में बैठा करके। ठीक है, अगला, निरोधात्मक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी है जिस संसद बढ़ा सकती है? कितनी है मैक्सिमम? अगर पूछताछ सामान्यतः कितने समय के लिए होता है? 3 माह के लिए होता है जो, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 से संबंधित नहीं है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। क्या मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री में वकील करने का अधिकार है? नहीं है। वकील से परामर्श का है 24 घंटे, ये है, ये नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? बी। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल 39A में है, निःशुल्क विधिक सहायता। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। अभी पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, परसों स्टार्ट करूंगा। ये एक नीति निर्देशक तत्व है।
नीति निरंतर। ठीक, क्लियर, क्लियर है? हाँ, ठीक है। अगला, निरोधात्मक हिरासत 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। यदि 3 माह से अधिक करनी हो तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता है। संसद के पास निरोधात्मक हिरासत की अवधि को 12 माह से अधिक बढ़ाने का अधिकार है। ये कह रहे हैं क्या संसद के पास निरोधात्मक हिरासत को अवधि को 12 माह से अधिक बढ़ाने का अधिकार है। देखो, अगर संसद की बात करें तो संसद तो संशोधन करके इसको बढ़ा सकती है। वो 12 माह की जगह 24 माह कर दे या वो कुछ भी कर दे, लेकिन संशोधन से बढ़ा सकती है, और संशोधन नहीं होगा तो वो वैसे नहीं बढ़ा सकती। बात समझ रहे हैं? तो इस वाले स्टेटमेंट को फिर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? सही ले लेंगे, यानी आंसर होगा 2 और 3 सही। संसद की जगह कुछ और होता तब वो सही नहीं होता। भाई संशोधन करके तो तुम कुछ भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन 12 माह मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में किसी व्यक्ति को वकील से परामर्श करने का अधिकार है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु यह प्रावधान करता है, सभी को न्याय तक मिले। तो ए और आर दोनों सही होगा, और आर ए की सही व्याख्या करता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निरोधात्मक हिरासत असाधारण परिस्थिति में ही होनी चाहिए? यानी जब जरूरत पड़े तभी हो, कोई बड़ी खतरनाक समय आ गया तभी होना चाहिए इस तरीके का प्रिवेंटिव डिटेंशन, वैसे नहीं होना चाहिए। तो यह मामला था एस के गोपालन बनाम भारत संघ मामला। यह भी पूछ सकता है आपसे, निरोधात्मक हिरासत असाधारण परिस्थिति में ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब मन हुआ कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखा तो मुहर्रम निकलना है और 5 हिंदू धार्मिक लोगों को चलो भाई डलो, ऐसे नहीं। जब पक्की जानकारी हो, हाँ यार हो ही सकता है, पूरे पुख्ता सबूत हो, तब आप उसको तड़ी पार कर सकते हो। अगला देखिएगा क्या है, अनुच्छेद 20(1) एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण प्रदान करता है, सही है। अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3), ठीक है, आप स्वतः गवाही के लिए आप पर क्या लगाता है? रोक लगाता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो तीनों सही है, आंसर क्या होगा? डी, सभी सही है। अगला, अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, सही बात है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित है, यानी केवल आर्टिकल 21 शरीर तक सीमित है। केवल शरीर तक सीमित है क्या? शरीर तक नहीं है, इसके अलावा वो मानसिक रूप से भी, मानसिक सुरक्षा भी होना जरूरी है, तभी तो है सोने का अधिकार या अब राइट टू प्राइवेसी। बात समझिए ना। तो यहां केवल शरीर से नहीं है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन से भी है कि हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाए। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। जीवन का अधिकार में गरिमामयी जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है, हाँ सही है। यानी आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही है, यानी आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है, ठीक है, क्लियर। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया। अनुच्छेद 21 का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, विदेशियों को भी है। अनुच्छेद 21 आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, आर्टिकल 21 नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? कोई क्लास इतना ही है बस, कोई ऐसा है क्लास में जिसके 45 के 45 जो है वो आपके सही हुए, 45 के 45, 40 एटलीस्ट सही थे, हाथ उठाओ जिनके 40 के आसपास सही गए। सही थे? सही, ठीक है। अगला, एक तो पता है तुम्हारा जो टाइम है ना इस बैच का बड़ा